बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हमजा शहबाज शरीफ ने पंजाब के 21वें वजीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज से हलफ लिया है। नौमुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने अदालत के फैसले के बाद बिल आखिर हल्फ उठा लिया। हमजा शहबाज शरीफ की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ लिया कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, वफाकी वज़रा चौधरी सालिक हुसैन, राना तनवीर हुसैन, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, मुसद्दिक मलिक, शाइस्ता परवेज, अली परवेज मलिक, अलीम खान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सैफुल मलूक खोकर, मियां मरगूब अहमद, अफजल खोकर, उमर सुहेल ज़िया भट्ट, चौधरी आमिर सदीक समेत दीगर शरीक हुए, जबकि लीगी अरकान ने खूब नारेबाजी की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी की तकरीब बिल आखिर इनेकाद हो गई। गवर्नर हाउस के ग्राउंड में शामियाने लगाकर मेहमानों के लिए सोफे और कुर्सियां लगाई गईं जो कम पड़ गईं। नौमुंतखब वज़ीर आला की अहलिया भी नशिस्त से महरूम रहीं। वज़ीर आला पंजाब हलफ बर्दारी की तकरीब में हमजा शहबाज ने पंजाब के 21वें वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। इस मौका पर वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमजा शहबाज की अवलीन तरजीह पंजाब के अवाम की खिदमत होगी। आइंदा माह बिजली की सूरत हाल बेहतर होगी। 1 मई को तो फौरी तौर पे नई सारी बिजली आएगी। अभी हमने कोशिश की है, आप देखेंगे कि ईद के दिनों में लोड शेडिंग कम हो जाएगी, मगर इंशाल्लाह 7-8 तारीख के बाद, पहले हफ्ते के बाद बिजली जो है वो आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बिजली का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो नहीं खरीदा गया था, फौरी तौर पे शिप्स खरीदे गए। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि पंजाब के अवाम को इनका हकीकी नुमाइंदा मिल गया, अब शहबाज स्पीड की तर्ज पर तरक्की होगी। मैं मुबारकबाद देती हूँ पंजाब के लोगों को कि वो जिस तरह खड़े रहे हैं अपनी जगह पर और जिस तरह उन्होंने डट कर मुकाबला किया है आज पंजाब के लिए ख़ास तौर पे ये मुबारकबाद का दिन है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जहाँ कानून पे लोग नहीं चलेंगे, वहाँ हादसात होंगे। अली परवेज मलिक ने कहा कि कानून ने अपना रास्ता बनाया। हलफ बर्दारी की तकरीब में रुकावटें खड़ी करने वालों को क्या मिला? पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग हो रही है, उनके एजेंडे के ऊपर डिफरेंट मामलात आ रही हैं, किस तरह चलते रहते। जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में एक आइन है और उस दस्तूर अपना रास्ता आज खुद निकाल रहा है। तकरीब हलफ बर्दारी में मरियम नवाज शरीफ, चौधरी मुनीर, कैप्टन ट्राइड मोहम्मद सफदर, सरदार याद सादिक, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर खान और जाहिद आमिद ने शिरकत की। शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़ और मुसद्दिक मलिक समेत हुकूमती शख्सियात शरीक हुई। तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी, अब्दुल अलीम खान, मियाँ खालिद महमूद, मलिक असद खोखर, मलिक नुमान लंगड़ियाल, नईम मीर, डॉक्टर रागब हुसैन नईमी और मुफ्ती इंतखाब नईमी पिंडाल में मौजूद थे, जबकि सीनियर सहाफियों इफ्तिखार अहमद, सलमान गनी, मुजीबुर रहमान शामी, अरशद अंसारी, रईस अंसारी, परवेज बशीर, मंसूर अली खान और हबीब अकरम समेत दीगर ने भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब में अताउल्लाह तारड़, राना मोहम्मद इकबाल, सुहेल महमूद भट्ट, कर्नल टाइड मुबशर जावेद, सरदार अवैस लगारी, सईद अकबर नवानी, हनीफ अब्बासी, तहमीना दौलताना और नसीर भुट्टा शरीक हुए। ताजर बरादरी में चेयरमैन बिजनेस पैनल पंजाब ख्वाजा शाहजेब अकरम, साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, चेयरमैन शाह आलम मार्केट बोर्ड सैयद अजमत शाह शरीक हुए। सदर आल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट, हाफिज नूर रांझा, साबिक चेयरमैन कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट जहीर भुट्टा और नसीर भुट्टा ने हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ उठाने के बाद गवर्नर हाउस से वज़ीर आला ऑफिस आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आला पंजाब दाता दरबार भी गए, जहांगीर तरीन की रहायशगाह पर उनसे मुलाकात करते हुए खैरियत दरियाफ्त की और सियासी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ओहदे का हल्फ उठाने के बाद गवर्नर हाउस से वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आला ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। हमजा शहबाज ने वज़ीर आला ऑफिस के अफसरों और अमले से मुलाकात की। हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे और जो बर्बादी, करप्शन, नाअहली, बैड गवर्नेंस की मिसाल PTI हुकूमत ने कायम की है, हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने मुलाकात की। हमजा शहबाज को इंतजामी अमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आला की अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब जहांगीर तरीन के घर मॉडल टाउन भी पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन के सियासी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इत्तेहादियों की मशावरत से अवामी मफाद में फैसले करेंगे। उमर असलम, सिटी 42। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया। हमजा शहबाज शरीफ की काबीना के हवाले से मुशावरत शुरू। हमजा शहबाज शरीफ की काबीना 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। मियां शहबाज शरीफ के दौर में काम करने वाले वज़रा को पुराने महकमे दिए जाने का इम्कान है। मलिक अहमद खान, मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, राना मशहूद अहमद खान, बिलाल यासीन को वजीर बनाने पर गौर किया जा रहा है। ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफीक सेहत के वजीर होंगे। जुगनू मोहसिन, सैफुल मलूक खोखर, सैयद हसन मुर्तजा, अली हैदर गिलानी को भी वजीर बनाए जाने का इम्कान। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना मशहूद अहमद खान के नाम भी ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक बिलाल यासीन को वजीर खुराक बनाया जाएगा। इत्तेहादियों में पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तजा और अली हैदर गिलानी वजीर होंगे। महर एजाज का नाम भी ज़ेरे गौर है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा तरीन ग्रुप को दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। उमर सरफराज चीमा ने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को भी खत लिख दिया। गवर्नर ने आईनी माहिरीन का एक और हंगामी इजलास बुला लिया। हमजा शहबाज की हलफबर्दारी के इक़दामात और हाई कोर्ट में दायर अपील का जायज़ा लिया जाएगा। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि एक मरतबा फिर से इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए तो दोबारा बहाली नहीं हो सकती। इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए तो दोबारा बहाल कैसे किया जा सकता है? डिप्टी स्पीकर ने इंतखाब किया और वो उन्होंने गवर्नर को भेज दिया। उसके बाद गवर्नर का कोई इख्तियार ही नहीं था। वो क्या इंक्वायरी ऑफिसर हैं? तो इनकी जो बहाली ये करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल अनलॉफुल, इल्लीगल और उसके मुताबिक गैर आईनी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ख्वातीन में ईद शॉपिंग के लिए दौड़ शुरू। बाजारों में गहमा गहमी। जिन्होंने कपड़े खरीद लिए उन्हें अब मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश है। गहमा गहमी कैसी है, अहवाल जान लेते हैं समरा फातिमा से। जी समरा फातिमा, आगाह कीजिएगा। जी, ईद में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं लेकिन खरीदारों की शॉपिंग मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। मैं इस वक्त अनारकली बाजार में मौजूद हूँ जहाँ इफ्तारी से पहले शुरू होने वाले शॉपिंग का सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। इस वक्त भी यहाँ खरीदारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो शॉपिंग में मसरूफ है, लेकिन अभी भी किसी के कपड़े और जूते रह गए और किसी की ज्वेलरी और चूड़ियाँ। मेरे साथ यहाँ पर एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। आप मुझे ये बताइएगा कि ईद में 1 से 2 दिन रह गए, तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई, अभी भी कुछ रह गया? अभी तो इनकम्प्लीट ही है। बच्चों की माशाल्लाह शॉपिंग करते करते एंड तक ही, लास्ट डे तक ही होती है कंप्लीट, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है और अभी तो कर ही रहे हैं। आपने इस बार किस तरह के कपड़े लेना पसंद किए? भारी भरकम कपड़े या? बहुत गर्मी है, बहुत समर है, आपको पता है कितनी शदीद गर्मी है, तो लॉन के ही लें जो कंफर्टेबल हों पहनने के लिए। और वैसे भी ईद के बाद भी यूज़ कर सकता है बंदा, इतनी तो महंगाई है, बाद में बंदा वही चीज़ें यूज़ कर ले। जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी इनका यही कहना है कि इनकी शॉपिंग की तैयारी जो है वो चल रही है, कुछ कंप्लीट हो गई है, कुछ चीज़ें इन्होंने ले ली हैं और कुछ बाकी रह गई हैं। इसी के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गर्मी की मुनासबत से इन्होंने लॉन और कॉटन के कपड़े लेना पसंद किए हैं जो बाद में भी यूज़ हो सकें। इसी के साथ साथ इन्होंने महंगाई का शिकवा भी किया और इनका ये मुतालबा है कि महंगाई को कम किया जाए ताकि जो आवाम है वो शॉपिंग कर सके। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि बाजार में इस वक्त रश और गहमा गहमी इतनी ज़्यादा है और हर एक की यही कोशिश है कि वो ईद से पहले ईद पर मुनफरिद दिखने के लिए अपनी तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर ले। इसी के साथ साथ यहाँ पर मर्द, बच्चे और खवातीन भी मौजूद हैं जो अपनी ईद की तैयारी कर रही हैं, लेकिन खवातीन खासकर ईद के लिए काफ़ी पुरजोश नजर आ रही हैं और उनकी यही कोशिश है कि वो ईद से पहले कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह खरीद लें ताकि वो ईद की खुशियों को दुबाला कर सकें। ईद की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की आमद है, परदेसियों ने वापसी की राह पकड़ ली। प्राइवेट इदारों, फैक्ट्रियों, मार्केटों और बंगलों में काम करने वालों की घरों को वापसी। शहर के लारी अड्डों पर रश बढ़ गया है। एक मरतबा फिर से ओवर चार्जिंग की शिकायत की जा रही हैं। रेलवे ने ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान भी किया है। आवाम की तरफ से शिकायत क्या है, जान लेते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा।
جی جیسے ہی عید قریب آئی ہے 1-2 روز صرف رہ گئے ہیں چند گھنٹے ہی کہنا چاہیے کہ رہ گئے ہیں اور پردیسیوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے ٹرانسپورٹ اڈوں پہ وہ بھی تیز ہو گیا ہے. بڑی تعداد میں جو پردیسی ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے بس اڈوں پہ ریلوے اسٹیشنوں کا رخ کر رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں, لیکن انہوں نے شکایات یہ کی ہیں کہ ٹکٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. بس اڈوں کی جانب سے بھی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ٹکٹ کی, اور اس کے ساتھ ہی جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنی منمانی بھی شروع کر دی ہے اور اس وجہ سے بھی اپنی مرضی کے ریٹس طے کیے جا رہے ہیں ٹکٹ کے, جس کے باعث ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی روز پہلے ہی کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹ بک ہو چکے ہیں اور ٹکٹ نہیں دیے جاتے, لیکن پھر ہمیں زیادہ ریٹ پہ ٹکٹ کی آفر کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہزاروں اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ بس اڈوں پر موجود ہیں, اپنے اپنے گاؤں اپنے شہروں کو جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کہیں ریٹ زیادہ ہے, کسی جگہ پہ ٹکٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. شہریوں کو کہنا ہے کہ جتنا بھی ریٹ ہو گھر تو جانا ہے, عید اپنوں میں کرنی ہے, اس کے لیے مجبوری ہے واپس جانا, لیکن ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت بھی میں ایک بس اڈے پہ موجود ہوں, بہت بڑی تعداد ہے پردیسیوں کی یہاں پہ اپنے سامان کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہے اور اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے شہر کو لوٹنے کے لیے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ ملے تو پھر وہ یہاں سے واپس جائیں. اسپیشل بسیں بھی چلائی جا رہی ہیں, زیادہ تعداد کر دی گئی ہے بسوں کی بھی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے. ٹھیک ہے عثمان خادم, آپ کا بہت. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صوبہ بھر کے اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں مختص 3 ارب روپے کے فنڈز روک لیے گئے ہیں. اسکولوں کے ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ کہاں سے لائیں, اسکول سربراہان نے سر پکڑ لیے. صوبہ بھر کے اسکولوں کے لیے نان سیلری بجٹ کی مد میں مختص 3 ارب روپے کے فنڈز روک لیے گئے. لاہور کے 1119 اسکولوں کو 15 کروڑ 26 لاکھ روپے کے زائد کے فنڈز جاری ہونا تھے. اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں فنڈز 1 اپریل کو جاری ہونا تھے. 2 ماہ گزرنے کے باوجود اسکولوں کو فنڈز نہیں مل سکے. مالی سال ختم ہونے میں بھی صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے. فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث اسکولوں کے ترقیاتی کام ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. ذرائع کے مطابق فنڈز کی کمی کے باعث اسکولوں کو فنڈز تاحال جاری نہ ہو سکے. محکمہ تعلیم کا کہنا ہے بجٹ منظور ہوتے ہی اسکولوں کو فنڈز جلد جاری کر دیے جائیں گے. LDA سٹی چناب روڈ کی ایکوزیشن کے لیے پروسیس اسیسمنٹ مکمل کر لی گئی ہے. ترقیاتی کاموں کے لیے 1.5 ارب کے فنڈز دینے کی بھی منظوری دے دی گئی. LDA سٹی چناب روڈ کی ایکوزیشن کے لیے پرائس اسیسمنٹ کا کیس فائنل منظوری کے لیے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو بھیج دیا گیا ہے. جناح سیکٹر میں باقی اراضی کی ایکوزیشن کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی گئی. DG LDA احمد عزیز تارڑ نے فنڈز دینے کا حکم دیا ہے. ٹرانسمیشن لائن ایکوزیشن کے لیے 40 کروڑ کے فنڈز دیے جائیں گے. جناح سیکٹر میں ترقیاتی کام تیز کرنے کے لیے 1.5 ارب روپے کے فنڈز دینے کا بھی فیصلہ دیا گیا ہے. جناح سیکٹر کے الاٹیز کو ہنگامی بنیادوں پر قبضہ دینے کا پلان تیار کر لیا گیا. DG LDA نے گزشتہ روز ایڈیشنل DG ہاؤسنگ چیف انجینئر 1 اسرار سعید, ڈائریکٹر فائنانس, ڈائریکٹر LDA سٹی کے ساتھ اجلاس میں اہم فیصلے کیے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جناح ہسپتال کا پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے خلاف احتجاج. ہسپتال میں آؤٹ ڈور کا بائیکاٹ جاری ہے, جبکہ علاج معالجے کی بندش سے ماہ مقدس میں آنے والے مریض خوار ہو کر رہ گئے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے OPD کا بائیکاٹ کیا گیا. احتجاج اور OPD کی ہڑتال سے علاج معالجہ بدترین تعطل سے دوچار رہا. رمضان مبارک میں علاج کے لیے آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. YDA کا کہنا ہے کہ ناقص سیکورٹی انتظامات کے خلاف آواز اٹھانے پر ڈاکٹر نوید احمد صدر YDA کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی. YDA کا کہنا ہے کہ پرنسپل کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے باوجود عارف تجمل پرنسپل آفس پر قابض ہے. اس کی نااہلی سے ہسپتال اور کالج کی سیکورٹی بدترین صورتحال سے دوچار ہے. YDA نے اعلان کیا کہ جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے OPD میں کام بند رکھیں گے. ہائی کورٹ نے کمپیوٹرائزڈ FIR کے ساتھ مینول FIR بھی تھانے کے رجسٹر میں درج کرنے کا حکم دے دیا. FIR کا ریکارڈ تھانے میں سالوں محفوظ رہتا ہے, جبکہ کمپیوٹر سسٹم خراب ہونے کے باعث FIRs کا ریکارڈ ختم ہو سکتا ہے. IG پنجاب راؤ سردار علی خان نے کمپیوٹرائزڈ FIR کے ساتھ مینول FIR بھی تھانہ کے رجسٹر میں درج کرنے کا حکم جاری کر دیا. IG مانیٹرنگ پنجاب نے IG پنجاب کے حکم پر CCPO لاہور, تمام RPOs, تمام CPOs اور تمام DPOs کو مراسلہ بھجوا دیا ہے, جس میں ہدایت کی گئی کہ تمام محرر نوٹ کر لیں. آج سے کمپیوٹر میں FIR درج کے فوراً بعد محرر تھانہ مینول بک میں بھی ہاتھ سے اندراج کرے گا. آئندہ FIR بک مینول تیار کی جائے گی اور ویسے ہی تیار کی جائے گی جیسے کمپیوٹر سے پہلے رجسٹر نمبر 1 کو اپڈیٹ کیا جاتا تھا. پولیس رول 1934 کے مطابق ایک FIR کی 4 پرت بنتی ہیں. ایک پرت تھانے کے ریکارڈ میں 60 سال تک رہتی ہے, دوسری پرت علاقہ مجسٹریٹ کو بھجوائی جاتی ہے, ایک ضلعی پولیس افسر کو بھی بھجوائی جاتی ہے. ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اسپیکر کے ذریعے نئے وزیر اعلیٰ کا حلف کروانے کے خلاف انٹرا کورٹ
अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली है। अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सदर और गवर्नर के आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी के बारे में सिंगल बेंच के फैसले का पैरा 9 मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल बेंच ने सब्तैन खान समेत तहरीक इंसाफ के 17 अरकान की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। अदालत ने अपील समाअत के लिए मंजूर करते हुए लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी है। अदालत ने पैरा 9 मुअत्तल कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच ने करार दिया था कि गवर्नर और सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की है। अपील पर समाअत शुरू हुई तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि हलफ से पहले आ जाते। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने कहा कि अब हलफ हो गया है तो क्या कर सकते हैं। वकील ने कहा कि अदालत के पास वसी इख्तियारात मौजूद हैं। अदालत को पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। अपील कुनिंदा की इस्तदा पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि अपील पर समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। पंजाब में आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश। पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मुराद राज की शिरकत। राजा बशारत, मोहसिन लगारी, सरदार सब्तैन खान भी इजलास में शरीक थे। पंजाब असम्बली की तहलील समेत दीगर अमूर पर गौर किया गया। असम्बली से वापसी पर उस्मान बुज़दार से वज़ीर आला का प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है। पंजाब असम्बली में सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में आइनी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में असम्बली तहलील करने समेत दीगर तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में मुराद राज, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, बाउर रिजवान, मोहसिन लगारी और राजा बशारत ने शिरकत की। मियाँ महमूद रशीद, अंसर मजीद न्याजी, इखलाक अहमद, सरदार सब्तैन खान और यावर अब्बास बुखारी भी इजलास में शरीक हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली तो पूरी शान और शौकत के साथ प्रोटोकॉल में पहुंचे। असम्बली सेक्रेटरीट में इजलास की सदारत कर रहे थे कि उन्हें बताया गया कि वो मजीद वज़ीर आला नहीं रहे। वो असम्बली सेक्रेटरीट में ही कुछ देर मौजूद रहे और उनको प्रोटोकॉल में लाने वाले अफसरान उन्हें असम्बली छोड़कर प्रोटोकॉल की गाड़ियां लेकर मियां हमजा शहबाज के पास पहुंच गए। सरदार उस्मान बुज़दार असम्बली से बाहर आए तो उनको बताया गया कि अब आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में घर जाएंगे। जेलों में कैदियों से आम मुलाकात के मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों से मिलने के लिए पहुंच गई। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद की छुट्टियों में कैदियों को सिर्फ खाना, कपड़े फराहम किए जा सकेंगे, जबकि मुलाकात पर पाबंदी होगी। कैंप जेल में आम मुलाकात के दौरान जिक्कत आमेज मनाजर देखने में आए। कैदियों के प्यारों का कहना था कि उनको दुख है कि उनके प्यारे ईद पर घरों से दूर होंगे। मुलाकातियों का कहना था कि जेल इंतजामिया की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए हैं और बारी आने पर मुलाकात करवाई जा रही है। छोटा भाई हमारा घर अंदर है तो उसके लिए हम खाना वगैरह लेके आए हैं। तो सोमवार को हमारी मुलाकात होती है, लेकिन ईद की वजह से आज हमारी मुलाकात इन्होंने करवा दी है। इनकी मेहरबानी है, तो हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। मैं अपने भाई को मिलने आई हूँ। मेरा भाई है। दूसरे नंबर पे कुछ खाने का सामान, खाना पका के लेके आई हूँ। कुछ बेकरी का सामान है और फल है जो भाई के लिए लेके आई हूँ। फ्रूट लेके आए, बस रोटी लेके आए, सेवियाँ 1000 रुपये को जमा करवाए। जेल इंतजामिया का कहना था कि मुलाकात का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और शाम तक जारी रहेगा। आखिरी वर्किंग दिन में 2000 से जायद कैदियों की मुलाकात करवाई गई। आज आईजी साहब की हदायत के मुताबिक जनरल मुलाकात है। तमाम कैटेगरी के लोग अपने प्यारों से आके मुलाकात कर सकते हैं। इसमें अभी तक हम तकरीबन 1500 के करीब लोगों की मुलाकात करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं। और इसके अलावा अंदर खाने के मेन्यू में भी एक अच्छा मेन्यू तरतीब दिया गया है जो कि ईद के दिनों में इनको दिया जाएगा। जेल हुक्काम का कहना था कि ईद के मौका पर जेल इंतजामिया की जानिब से खुसूसी खाने फ्राहम किए जाएंगे, जबकि अजीज़ो अकारिब से सामान और खाने की वसूली के लिए अमला ड्यूटी पर मौजूद होगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अली साही, सिटी 42। ईद की खुशियाँ और माशरे के खुसूसी अफराद के साथ मनाई जाएँ तो ये भी इंसानियत के इजहार का ज़रिया है। ऐसे ही दर्दमंदों ने फाउंटेन हाउस में मरीजों के साथ खुशी के लम्हात गुजारे। फाउंटेन हाउस में होने वाली तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लाही तंजीम SK फाउंडेशन और RCL ग्रेस की जानिब से फाउंटेन हाउस में ईद के तोहफ़े तकसीम किए गए। ख़वातीन में मेहंदी, चूड़ियाँ और फल तकसीम किए गए। फाउंडेशन के सरबराह शाइस्ता खावर के मुताबिक तोहफ़े का मकसद ईद की खुशियाँ बांटना है। ये जो एफर्ट है, इस एफर्ट से का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि इनको वो सारी ईद की खुशियाँ यहीं पे मिल जाएं, ताकि इनको भी वही, क्योंकि हर फीमेल का दिल करता है वो मेहंदी लगाए, चूड़ियाँ पहने, तो वो सारा कुछ इनको यहाँ पर ही हम करते हैं। एक तरह से ये खुशियाँ बांटने का बहाना है। ईद के मौका पर फाउंटेन हाउस में बेशतर मरीज उदास और सोगवार दिखाई दिए। कहते हैं मेहंदी, चूड़ियाँ और फ्रूट अच्छा तोहफा है, लेकिन अहले खाना के साथ ईद मनाना खुशियों को दोबाला कर देता है। हमें तो हमारे अपने यहाँ छोड़ने के बाद भूल ही गए हैं। मेहंदी लगा के बड़ी खुशी हो रही है और चूड़ियाँ पड़ी हैं, वो हम चूड़ियाँ पहनेंगे
اور فروٹس پڑا افطاری کے بعد ہم وہ کھائیں گے. میں بہت خوش ہوں. ہم لوگوں نے عید پہ فاؤنٹین ہاؤس میں ہم لوگوں نے مہندیاں لگائی ہوئی ہیں. فاؤنڈیشن کی جانب سے خوبصورت مہندی ڈیزائن بھی بنوائے گئے. رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ کی جانب سے عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے بچیوں کے لیے مہندی اسٹالز کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچیوں کو فری مہندی لگائی گئی. مہندی کے بغیر بچیاں عید کو نامکمل سمجھتی ہیں، اسی لیے فری مہندی کے اسٹالز لگائے گئے تاکہ بچیوں کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہ جائے. بچیوں نے اپنی پسند کے ڈیزائن کی مہندی لگوائی. بچیوں کا کہنا تھا کہ عید کے رنگوں کی طرح مہندی کا رنگ بھی خوب آئے گا. میرا دل کر رہا تھا مہندی لگوانے کو، احمد سلمان انکل نے ہمیں مہندی لگوا دی، میں بہت خوش ہوں. جماعت اسلامی کے ڈپٹی سیکرٹری احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا، ہماری کوشش تھی سفید پوش طبقہ جو پارلر نہیں جا سکتا ان کے لیے ایسا اقدام کیا جائے کہ ان کی عید کی خوشی ادھوری نہ رہے. آج ہم نے اپنے اس حلقے کے اندر بچیوں کے لیے عید کا مہندی کا اسٹال لگایا. بچیاں بہت خوش ہیں کہ یہاں پہ آ کے وہ مہندی بھی لگا رہی ہیں. یہ وجہ بھی یہی ہے کہ عید کے آخری دنوں کے اندر بازاروں کے اندر رش ہو جاتا ہے، اور رش کے اندر سٹالز کے اندر مہنگی مہندی کے سٹالز کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے، ہم نے بچوں کے لیے آج یہاں پہ مہندی کا سٹال لگایا. مفت مہندی لگوا کر بچیاں انتہائی خوش دکھائی دیں اور فری سٹالز پر احمد سلمان بلوچ کا شکریہ بھی ادا کیا. جماعت اسلامی کی جانب سے مہندی کے فری سٹالز کسی نعمت سے کم نہیں. خواتین نے جماعت اسلامی کے اس اقدام کو خوب سراہا. کیمرہ مین ابو بکر شان کے ساتھ مائدہ وحید، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.